अब हम यहाँ पे फिर से हमें हेडर फाइल चाहिए iostream.h एंड वी डिक्लेयर्ड अ क्लास। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं creating a class। ओके, तो हमने यहाँ पे क्लास लिख दी, क्लास डेटा, and we created some private variable int var। this variable is private in this case। अगर हमें ये असेस करना हो आउटसाइड द क्लास, बिकॉज क्लास यहाँ पे एंड हो जाएगी, एंड ऑफ क्लास। अगर हमें इससे बाहर बनाना हो, लाइक मुझे मेन के अंदर असेस करना है, तो मेन के अंदर कैसे इसको असेस कर सकते हैं? फर्स्ट वे इज टू डू इट, टू मेक इट पब्लिक। And what is the alternative you have is to that private variables can only be assessed by the member function or friend function। ये दो ऐसे functions हैं जो private को access कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर इस क्लास के अंदर मैं कोई फंक्शन बना दूंगा तो वो इसको यूज कर सकता है, इस var को यूज कर सकता है। अब इस क्लास के अंदर फंक्शन बनाना या फंक्शन बनाना नॉर्मली कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले हम लिखते हैं उसकी रिटर्न टाइप। ओके, तो जैसे हमने रिटर्न टाइप लिखी void। मैं क्या करना चाहता हूं? मैं वेरिएबल की वैल्यू डिमांड करना चाहता हूं। सो आई सेड गेट वेरिएबल। मैंने एक फंक्शन बनाया एंड आई जस्ट क्लोज्ड इट, और यहां पे मैंने फंक्शन की बॉडी बनाई। ओके, सो ये जो मैंने अभी फंक्शन बनाया, अभी सब कुछ अगर क्लास के अंदर प्राइवेट होगा तो क्लास से कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे। सो दैट क्लास दैट वेयर एवरीथिंग इज प्राइवेट, द क्लास वेयर एवरीथिंग इज प्राइवेट, that class never exists। if there is a class, your each and everything available inside the class is fully private, it is not existing। so we can say it is not existing anywhere, we can't use that class। तो कुछ तो पब्लिक होना चाहिए। तो where तो हमारा प्राइवेट है, लेकिन मैं इस फंक्शन के थ्रू उसको असेस करना चाहता हूँ, तो फंक्शन को हम पब्लिक बना दें सो दैट आई कैन यूज दिस फंक्शन, और इस फंक्शन के थ्रू मैं उसका प्राइवेट वेरिएबल यूज कर पाऊँ, उसके प्राइवेट वेरिएबल को वैल्यू दे सकता हूँ, बिकॉज ये उसका मेंबर है तो ये उसको असेस कर सकता है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट उसको वैल्यू दे रहे हैं। ओके, आई वॉन्ट टू प्रिंट इट, सो आई कैन राइट सी आउट एंड आई कैन से प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेयर। ओके, नाउ जब हम मेन फंक्शन में होंगे देन व्हाट वी नीड टू डू, हमें इस क्लास का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, डाटा क्लास का, और वो जनरली एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो हमने जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया obj, तो obj ने अब एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया जो क्लास की तरफ को पॉइंट कर रहा है। तो अब हमें क्लास का वो वेरिएबल नहीं यूज करना, हमें उसका फंक्शन कॉल करना है जिसके थ्रू मैं प्राइवेट को असेस करना चाहता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उस फंक्शन को कॉल किया, क्या नाम है उसका, गेटवेयर। तो वो हमारे पास इसका रिजल्ट लेके आएगा that you can use private। अब clear skin में वगैरह it should not have a prototype, so there is a prototype missing error। so what we need to write, we need to write the prototype here for this function because this is available in some other library, and here we can write second program dot c। okay, so let's run this। so let's check the output, and output is 100। तो एक तरीका हमारे पास क्या है कि हम प्राइवेट वेरिएबल को मेंबर फंक्शन से यूज कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट मेंबर फंक्शन इन C++। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? यस सर। ओके, चलिए, अगर हम इस वेरिएबल को कोई वैल्यू ना देते तो हमें स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आता?
बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये एक तरह से खाली वैल्यू स्क्रीन के ऊपर दिखाता, या हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू दिखाता जो हमारे काम की नहीं होती, जिसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। बिकॉज इस केस में हमने वेरिएबल को कुछ दिया नहीं और हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरिएबल में तो कुछ पड़ा ही नहीं है जो प्रिंट हो, तो स्क्रीन के ऊपर एक ऐसी वैल्यू नज़र आएगी जो हमारे काम की नहीं होगी, और इसको हम गार्बेज वैल्यू कहेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर एक वैल्यू नज़र आ रही है जिसको हम क्या बोलेंगे, गार्बेज वैल्यू, दैट इज ऑफ नो वर्क। ओके, सो अब इस क्राइटेरिया को कैसे सॉल्व किया जाता है? क्या हम, अगर ये गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है तो क्या हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो दिखा सकते थे? क्या स्क्रीन के ऊपर हम ज़ीरो दिखा सकते हैं ये वैल्यू? तो इसके लिए हम क्या करते, इसके लिए हम अपने वेरिएबल को बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू देते। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू दे देते, उसको ज़ीरो वैल्यू दे देते। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको ज़ीरो वैल्यू दे देंगे, अब अगर प्रिंट करेंगे तो वैर की वैल्यू हमें ज़ीरो नज़र आनी चाहिए, चाहे यूज़र उसको इनपुट दे या ना। सो इफ वी रन दिस, you will see an error. So what is the error? So error is we cannot initialize a class member here. हम अपने क्लास मेंबर को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, हम किसी भी मेंबर को डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते। ओके, तो इसलिए हम इसको यहाँ से तो कोई भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते। तो हमारे पास अगर हमारे पास एरर था, एरर था हमारे पास, यू कैन नॉट इनिशियलाइज ए क्लास मेंबर, ओके, इन द क्लास, or we cannot initialize a class member inside the class, then what will be the solution for this? किस solution से हम इसका हल करें? What will be the solution? If we cannot initialize a class member, then what will be the solution for this problem? So solution for this is constructors. एक टॉपिक आता है आपके C++ में जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। प्रॉब्लम क्या थी, वी कैन नॉट इनिशियलाइज ए क्लास मेंबर, एंड इसका सोल्यूशन क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ क्लास मेंबर, राइट, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ए क्लास मेंबर। इसका वर्क क्या है कि ये क्लास मेंबर को इनिशियलाइज करने में हेल्प कर देगा। ओके, वी कैन इनिशियलाइज ए क्लास मेंबर। Are you getting it? समझ आ रहा है? तो इसका अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसी एंटिटी है जो क्लास में वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू दे सकती है। लेकिन कंस्ट्रक्टर होता क्या है? सो कंस्ट्रक्टर इज ए फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है whose name is same as that of class. तो कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, लेकिन उस फंक्शन का नाम वैसा होगा जैसे क्लास का नेम होता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट कंस्ट्रक्टर इज ए बेसिकली ए फंक्शन हैविंग द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। ओके, कंस्ट्रक्टर्स, it does not have any return type, not even a void. इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगी, इवन तक आप इसके आगे void भी नहीं लिखोगे। जैसे इस फंक्शन के आगे तो हमने void लिखा, लेकिन ये ऐसा फंक्शन होगा जिसके आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखी जाती। ओके, third, it should always be declared in the public section. ये हमेशा किस सेक्शन में डिक्लेयर करना है आपको,
पब्लिक सेक्शन में, ये प्राइवेट में कभी आप नहीं रख सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इम्प्लिसिटली, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज नो ऑब्जेक्ट required to call this constructor or to call constructor। हम इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, जैसे गेट वेयर को तो कॉल करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसको कॉल किया, लेकिन इसको कॉल करने के लिए हम ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट से हमें स्पेसिफिकली इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं। सो ये कॉल होता कैसे है? इट इम्प्लिसिटली इन्वॉक्ड whenever first object of the class has been created or whenever class is instantiated। जब भी आप क्लास का पहला ऑब्जेक्ट लिखोगे, जैसे आपने क्लास का पहला वेरिएबल बनाओगे यानी कि ऑब्जेक्ट लिखोगे, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इम्प्लिसिटली मतलब ऑटोमेटिक, और इन्वॉक्ड मतलब कॉल हो जाना, एंड इंस्टेंशिएट का मतलब होता है क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाना। तो जैसे हम क्लास का पहला ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसी वक्त ये कॉल हो जाए। तो इसका पर्पस क्या है कि जब ये वेरिएबल को हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे पा रहे हो तो ये उसको इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। अब इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर क्लास के नेम जैसा होता है। क्लास का नेम है डेटा। ये भी एक फंक्शन है, इसकी भी अपनी बॉडी होती है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन तक वॉइड भी नहीं। ये पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है और किसके काम में आता है? अगर हमें वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी और इसको कॉल करने के लिए मुझे यहाँ कहीं नहीं लिखना पड़ेगा कि मुझे उसको कॉल करना है। वो कब कॉल हो जाएगा? वो यही कॉल हो जाएगा, इम्प्लिसिटली कॉल्ड। ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर इन्वॉक्ड। यहीं पर ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सो इफ वी कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड वी रन दिस प्रोग्राम and we check the value of var and this is by default is 0 because constructor उसको initialize कर चुका है और उसको value दे चुका है 0। ये behind the pick ये सारा काम हो गया है, behind the program this all works done। is it clear? clear है ये? आर्ची, मनिक, धैर्य? नहीं सर, पर सर वैसे अगर वाइड वाले सेक्शन में भी वाइड ना लिखेंगे तो फर्क पड़ेगा कोई? इन दिस केस वॉइड गेट वेयर में यस सर। हाँ, बिकॉज फंक्शंस को आप विदाउट रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं कर सकते। दिस इज एन ऑर्डिनरी फंक्शन। इफ यू ट्राई टू डू दिस देयर इज अ वार्निंग। सर तो डाटा वाला कैसे होगा? बिकॉज वो एक कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया गया है आपकी लाइब्रेरी में कि इसका नेम कैसा है। ये डेटा वर्ड जो है वो कंस्ट्रक्टर की है। नहीं, क्लास का नेम देखो क्या है। क्लास का नेम क्या था? डेटा। तो उस फंक्शन का नाम भी क्या होगा? जो क्लास का नेम होगा वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है, जिसका नेम क्लास के नेम जैसा होता है। दैट्स व्हाई उसको आपको रिटर्न टाइप नहीं देनी पड़ेगी। यस धैर्य, इज इट क्लियर धैर्य? मनिक क्लियर? सो इस तरह के कंस्ट्रक्टर्स को हम C++ में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट यानी कि जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनते ही ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्टार्टिंग से 0 वैल्यू ही मिल रही है। लेकिन कभी कभार हम ये कहते हैं कि नहीं,
जो प्रोग्रामर तो उसको वैल्यू दे रहा है, ये प्रोग्रामर की लिखी हुई वैल्यू है, यानी कि मैंने ये कोड लिखा है तो मैंने तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 दी है। लेकिन कभी कभार हम चाहते हैं कि यूज़र अपने अकॉर्डिंग उसको स्टार्टिंग वैल्यू दे, यानी कि उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़र दे, कि यूज़र कितनी वैल्यू देना चाहता था वो उसको वैल्यू दे सके। ओके, तो उस केस में हम वैल्यू यूज़र से भी मांग सकते हैं। तो उस केस में हम सेम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नेम के जैसा ही बनेगा, और मैं इस वेरिएबल को एक वैल्यू देना चाहता हूँ जो मैं यूज़र से मांगूँ। तो यूज़र से मैंने जो भी वैल्यू मांगी, लेट अस सपोज मैंने वो एक नम वेरिएबल में मांगी, और मैं चाहता हूँ कि वो नम वैल्यू इस वेरिएबल में सेव हो जाए। अब ये नम मैं मांगूंगा कैसे यूज़र से? तो मैंने इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंट नम, यानी कि कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो तो ये एक वैल्यू उसको पास करे, वो वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन हो जाए। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ऐसा सीधा कॉल करता रहूँगा तो अभी तक उसको 0 वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि हमेशा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही चलेगा। लेकिन जिस केस में हम वैल्यू खुद मांग लेते हैं, उसके अंदर हम पैरामीटर्स दे देते हैं, इस तरह के कंस्ट्रक्टर्स को हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि इस केस में हमने उसको एक पैरामीटर पास किया है, ठीक है, एक वेरिएबल पास किया है, तो इसको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। तो इसको हम कैसे इन्वॉक करते हैं? जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम उसके साथ ही वो वैल्यू पास कर देंगे जो हम लेट अस सपोज वो चाहता था कि इसको 1 डिफ़ॉल्ट मिले, तो हम उसके साथ ही वो वैल्यू पास कर देंगे जो हम उस वेरिएबल में डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना चाहते हैं, ठीक है, और हम उसके साथ ही वो वैल्यू असाइन कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Okay. पर सर ये भी हम क्लास वाले सेक्शन में नहीं कर सकते ना? सॉरी, यस, हम ऊपर तो उसको इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते, तो वो तो पहले ही पॉइंट क्लियर हो गया था। यस सर। Okay, and parameterize means we can assign a value to it, we can give a value to it. So when we compile this and we run this, so now the default value will be 1. अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो हम इसको कॉल नहीं करेंगे, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइंड विल बी 0, यानी कि इस केस में दोनों ही वैल्यूज वर्क कर रही है। ओके, एंड इफ वी पास सम वैल्यू देन इट विल बी असाइंड टू दैट वेरिएबल, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी एनीथिंग यू वांट टू असाइन टू। इज इट क्लियर? So there are basically 2 type of constructors available in your basically there are 3 type of constructors even, but the commonly used constructors are default and parameterized constructors. Okay, so हमारे पास इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ यही है कि जब आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कब देंगे? जब हमारे पास हमें पता है कि यूज़र उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, सो वी वांट टू गिव इट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, सो उस केस में हम उसको चला सकते हैं, राइट? ऐसा ही हमारे पास एक रहता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? अगर मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना दिया इसी डेटा क्लास का obj2, और उसको मैं पहले वाले ऑब्जेक्ट की कॉपी दे दूं इज इक्वल टू obj, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज माय कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, सो वी कैन गिव वैल्यू टू इट डायरेक्टली। सो अगर अब मैं obj2 से अपना गेट वेयर कॉल करूं, ओके, सो वी कैन सी दिस that both can call their own separate values. Okay, यहाँ पे क्या हुआ? अगर मुझे न्यू लाइन चाहिए तो I can write handle, or I can go with \n also. So you can see there are 2 values. One is with object first and one is with object 2. तो यहाँ पे किया क्या? हमने जो ऑब्जेक्ट के पास जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो कॉपी कर दी डायरेक्टली ऑब्जेक्ट 2 में। ओके, इन तरह के कंस्ट्रक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉपी कंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं।
Is it clear? Yes, sir. Okay. So let us understand through a small pick of it. Let us go with some diagrammatically we can understand this. So basically जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल जो होते हैं ये वैल्यू टाइप या वैल्यू बेस्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वैल्यू बेस्ड मेमोरीज होती हैं। ओके और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं यानी कि हम जब कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम रेफरेंस बेस्ड वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जब हम नॉर्मल वेरिएबल बना रहे हैं उसको वैल्यू बेस कहेंगे। वैल्यू बेस क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैल्यू रहेगी और उस बॉक्स का नाम उस वेरिएबल का नाम है। लेकिन जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाया हमने ओबीजे और उसके अंदर एक क्लास का वेरिएबल था वैर, तो वो एक अलग मेमोरी में जगह लेगा, उसके डाटा मेंबर्स अलग मेमोरी में जगह लेते हैं जिसका नाम है वैर। तो ये जो बीच में आपके पास जो ओबीजे है ये बेसिकली एक तरह से इस मेमोरी को पॉइंट करता है। इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट दिस मेमोरी। सो दीज आर कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल्स। तो जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के केस में होगा क्या कि यहाँ पे जब हमने OBJ2 में उसको कॉपी किया था तो OBJ2 यहाँ पे बना, तो ये दोनों ही एक ही मेमोरी को अब पॉइंट कर रहे हैं टू द सिंगल मेमोरी ओनली। ठीक है, दे आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। सो दैट्स व्हाई दे आर प्रिंटिंग द सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, बिकॉज हमने उसको डिफॉल्ट वैल्यू जो दी है वो उसी को कॉल करते हैं। ठीक है, और इस तरह की क्रिएशन को हम शैलो कॉपी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? शैलो कॉपी। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोल देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास शैलो कॉपी कहलाता है। देयर इज अनदर कंसेप्ट इन C++ नॉन एज डीप कॉपी। डीप कॉपी में उनके पास वो अलग अलग, हालांकि वो होंगे तो सेम ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे, लेकिन मैनेज डिफरेंटली कर रहे होंगे, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इट कैन बी अ डीप कॉपी। ओके, सो आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू कंस्ट्रक्टर्स।